हम लोग अभी पढ़ रहे थे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में हमारा जो दूसरा सेक्शन है उसका नाम है ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन के अंतर्गत इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये मैंने क्लियर किया था। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है परचेज। अब परचेज क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो भी यहां पढ़ा रहे हैं ये आपको अपने बिजनेस से रिलेट करना है। अपने घर का जो भी खरीदारी होता है या जो भी सेल होता है वो अलग होता है, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इसमें बिजनेस का जो ऑनर है वो भी तो इंक्लूड है। जी बिल्कुल इंक्लूड है, लेकिन उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिजनेस का ऑनर का बस दो रोल है। यदि वो व्यवसाय में पैसा लगाता है तो कैपिटल, और अगर वो पैसा निकालता है तो ड्रॉइंग्स, उसका बस इतना ही जिक्र होता है। उसके अलावा वो घर में क्या खरीदा, क्या बेचा, घर में क्या तोड़ा, क्या सड़ा, क्या उसका खो गया, उससे कोई मतलब व्यवसाय को नहीं है। व्यवसाय को सिर्फ इतना मतलब है कि व्यवसाय में यदि ऑनर पैसा लगाता है तो वो कहलाता है आपका कैपिटल, और व्यवसाय से यदि ऑनर पैसा निकालता है तो वो कहलाता है ड्रॉइंग्स। ये तो मैंने आपको क्लियर करा इसलिए कि हो सकता है आपका माइंड में आएगा कि सर घर के लिए मैंने कुछ परचेजिंग करा, मैंने अपने मम्मी के लिए कुछ कपड़ा खरीदा, मैंने ये करा वो करा, वो घर का बात घर में रहने दो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवसाय से पैसा निकाल कर आपने ये सब काम करा तो उसके लिए उसका खाता खुलेगा ड्रॉइंग्स का, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। अब चलिए, परचेज क्या होता है समझिए। किसी भी व्यवसाय में या किसी भी बिजनेस में पुनः माल बेचने के उद्देश्य से, पुनः माल बेचने मतलब रीसेल करने के उद्देश्य से किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदा जाता है उसे हम बोलते हैं परचेज। इसको फिर से अच्छे से समझिए। किसी भी गुड्स को पुनः बेचने के उद्देश्य से अगर खरीदा जाए तो उसे हम परचेज कहते हैं। जैसा कि मैं आपको ये टीवी पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं, लिख रहा है परचेज, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर द परचेज ऑफ रीसेल ड्यूरिंग ए पीरियड इज कॉल्ड परचेज। एक अवधि के दौरान पुनः विक्रय के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद क्रय कहलाती है। जैसे अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई कपड़ा का व्यापारी है, वो कपड़ा पहनने के लिए नहीं, कपड़े को बेचने के लिए अगर वो व्यापार में कपड़ा खरीदा है तो वो उसके लिए परचेज होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो साइकिल का या लैपटॉप का या फिर मशीनरी का या फर्नीचर का, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो आप, जो उसका वो शॉप करता है, बिजनेस करता है, और वो बिजनेस में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए खरीदेगा तो वो परचेज होगा। जैसे कोई लैपटॉप का दुकानदार है, वो लैपटॉप बेचने के लिए खरीद रहा है तो वो उसके लिए परचेज होगा। कोई कपड़े का दुकानदार है, कपड़ा बेचने के लिए खरीदेगा, वो उसके लिए परचेज होगा। दवा का दुकानदार है, वो दवा बेचने के लिए खरीदेगा, वो उसके लिए परचेज होगा। कोई चावल का दुकानदार है जो बहुत बड़े लेवल पे चावल का खरीद बिक्री कर रहा है, तो वो चावल खाने के लिए नहीं, चावल को बेचने के लिए खरीदा है तो वो परचेज होगा। बस आपको नोट डाउन ये करना है कि वैसा प्रोडक्ट जो रीसेल करने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा जाए उसे हम परचेज कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये मेरा संस्था है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ढेर सारा कंप्यूटर खरीदा, तो ये जो कंप्यूटर मैंने बिजनेस में खरीदा ये परचेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रीसेल करने के लिए खरीदा गया हो, मैंने ये कंप्यूटर रीसेल करने के लिए नहीं खरीदा था, मैंने ये कंप्यूटर बच्चों को सर्विस देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए खरीदा था, और जिसका यूज हम लंबे समय तक अपने व्यापार में करेंगे। तो ये सारा चीज जो होता है ये परचेज नहीं, ये एसेट्स होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। परचेज में बस आपको केवल ये ध्यान रखना है, जो पुनः बेचने के उद्देश्य से माल खरीदा जाए उसे हम क्रय यानी परचेज कहते हैं। अब देखिए, परचेज भी दो प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। परचेज दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है कैश परचेज और दूसरा का नाम है क्रेडिट परचेज। अब इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं। परचेज को हम दो भागों में बांटते हैं।
परचेज को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा कैश परचेज और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट परचेज। एक होता है कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में यह जरूरी नहीं है कि मैं अपना सारा का सारा प्रोडक्ट नगद ही खरीदूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा, मैंने जो प्रोडक्ट परचेज करा था, उसका सारा का सारा पेमेंट मैं उसी समय उसी टाइम ऑन द स्पॉट कर दूं। तो जिस समय मैं प्रोडक्ट को नगदी यानी पैसा तुरंत देकर अगर खरीदूंगा तो वो होगा कैश परचेज। और यदि मैं प्रोडक्ट तो खरीद लिया लेकिन मैंने उस जो हमारा सप्लायर होगा, मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि हाँ जी मैं आपका प्रोडक्ट ले जा रहा हूँ, लेकिन आपका प्रोडक्ट का जो ये पैसा हुआ ये मैं आपको 1 महीने के बाद या 1 सप्ताह के बाद या 2 दिनों के बाद मैं आपको आकर पे कर दूंगा। तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट परचेज, क्योंकि मैंने ये जो पेमेंट, मैंने जो ये जो प्रोडक्ट परचेज करा है उसका पेमेंट मैंने अभी नहीं किया, इसे फ्यूचर में मुझे पेमेंट करनी है, इसलिए इसे बोलते हैं क्रेडिट परचेज। और वैसा माल जो खरीदते समय ही मैंने पेमेंट कर दिया, ये होता है कैश परचेज। अब ये परचेज हमारा क्लियर हो चुका है। परचेज के बाद हमारा एक अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न क्या होता है इसको समझिए। परचेज रिटर्न को हम क्रय वापसी बोलते हैं। परचेज रिटर्न का हिंदी हुआ क्रय वापसी। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि व्यवसाय में कभी कभी आप देखते हैं बहुत सारा रीजन होता है जिसके वजह से कस्टमर के द्वारा सप्लायर को प्रोडक्ट वापस कर दिया जाता है। जैसे सपोज करो कि आप मेरा कस्टमर है, आपसे मैंने किसी प्रोडक्ट को सेल करा। अब आप उस समय प्रोडक्ट को अपने घर ले जाने के बाद आपको पता चला कि उसमें 2-3 प्रोडक्ट डैमेज है, तो आप उस प्रोडक्ट को हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि हाँ जी ये जो मैंने प्रोडक्ट आपसे परचेज करा था इसमें कुछ डिफेक्ट है, ये डैमेज है, आप इसे ले लो। तो अब आप हमसे प्रोडक्ट परचेज कर चुके थे और आपने मुझे वापस किया। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा समझना है कि एक ही चीज किसके लिए परचेज रिटर्न होगा और किसके लिए सेल्स रिटर्न होगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो ये समझो कि ये व्यापार मेरा है और ये क्वेश्चन हमारे संदर्भ में बताया जा रहा है। जैसे यदि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं तो ये समझकर पढ़ा रहा हूं कि ये व्यापार मेरा है और मैं क्वेश्चन अपने रिलेट करके, अपने आप को रिलेट करके बताऊंगा। ठीक उसी तरह से आपको भी क्वेश्चन बनाना है तो अपने आप को रिलेट करके बताना है। तो देखिए अब एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं परचेज रिटर्न क्या है। मैं एक कस्टमर हूं और आप एक विक्रेता हैं। आपके दुकान पे मैं गया और आपसे 10,000 रुपए का सामान खरीद कर लाया। अब 10,000 का सामान जो मैंने खरीद कर लाया उसमें से 2,000 का सामान सड़ा हुआ निकल गया, यानी बैड क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का निकल गया। अब वो प्रोडक्ट मैं आपको जाकर वापस कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया हुआ कि मैंने पहले जो माल खरीदा ये हुआ परचेज और उसमें कुछ माल हुआ खराब, तो वो माल मैंने क्या किया, आपको ला करके मैंने वापस कर दिया। तो ये जो मैंने खरीद कर आपको जो मैंने माल वापस किया इसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। यानी पहले परचेज कर लिए थे और बाद में उसको रिटर्न कर दिए, इसी को बोलते हैं क्रय वापसी और इंग्लिश में बोलते हैं परचेज रिटर्न। यहां कह रहा है ए परचेज रिटर्न जर्नल ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स जर्नल, परचेज डेबिट डेज बुक is a prime entry book or a day book which is used to record purchase return. In other words, it is the journal which is used to record the goods which are returned to the supplier. यानी हम वही चीज बता रहा है कि वैसा प्रोडक्ट जो सप्लायर को कस्टमर के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है तो उस कस्टमर के लिए वो परचेज रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है, द सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज यूज एज एविडेंस इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इनटू परचेज रिटर्न जर्नल इज द डेबिट नोट। अब ध्यान से सुनिए, इसका जो एंट्री करेंगे हम लोग टैली में करेंगे। टैली में इसका दूसरा नाम भी होता है परचेज रिटर्न का डेबिट नोट।
तो इस एंट्री का जो जर्नल होता है, जर्नल एंट्री हमारे टैली में डेबिट नोट के वाउचर में किया जाता है। अब ये डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये थोड़ा आगे की चीज़ है, मैं इसको क्लियर करूंगा। अभी बस आपको ये समझना है कि मैं यदि किसी व्यक्ति से माल खरीद कर किसी भी वजह से अगर उसे रिटर्न कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे लिए परचेज रिटर्न, यानी क्रय वापसी। आगे बढ़ते हैं। अब जो है परचेज रिटर्न आप लोग समझ चुके हैं। अब यहां पे है रीजंस फॉर परचेज रिटर्न। अब भैया सीधा तो हम माल वापस नहीं करेंगे, किस किस वजह से मैं किसी को, कोई भी कस्टमर अपने सप्लायर को माल वापस कर सकता है। सबसे पहले कह रहा है डैमेज। अब सपोज करो कि कोई आपसे क्वालिटी, आपको पैसा दे रहा है, आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज किया, अब उसमें कुछ टूटा हुआ है, डैमेज हो चुका है, तो स्वाभाविक सी बात है वो रिटर्न करेगा। तो पहला रीजन है डैमेज। दूसरा है एक्सपायरेशन ऑफ प्रोडक्ट आउटडेटेड। कभी कभी देखते होंगे कि किसी किसी प्रोडक्ट का डेट एक्सपायर कर जाता है, किसी किसी प्रोडक्ट का जो है डेट आउट ऑफ डेट चला जाता है। तो जब वो एक्चुअली उस समय क्या हुआ कि वो जो कस्टमर है, वो कस्टमर उस समय डेट नहीं देख पाया, क्योंकि अगर उसी समय देखता तो वो उस समय ही रिटर्न कर देता, नहीं लेता। लेकिन वो खरीदने के बाद घर पे जाकर देखा कि उसका डेट एक्सपायर कर चुका है, तो इस वजह से भी आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद है डिफरेंट ब्रांड्स। आप सपोज करिए कि किसी को ब्रांडेड कपड़ा चाहिए या ब्रांडेड कोई सामान चाहिए, अब आप उसमें लोकल कोई ब्रांड दे दोगे। अब किसी को किलर का जींस चाहिए था, अब आप उसमें कोई लोकल जींस दे दोगे जो उसको पसंद नहीं था, और वो पैसा आपने उससे ब्रांड, जिस ब्रांड का वो बोला था किलर का, उस ब्रांड का आपने लिया था। तो अगर ब्रांड डिफरेंट होता है, यानी जो ब्रांड का चाहिए उस ब्रांड से डिफरेंट क्वालिटी का, डिफरेंट ब्रांड का अगर प्रोडक्ट देते हैं, तो उस केस में भी आपको आपका जो माल है वो आपको रिटर्न किया जा सकता है। उसके बाद है आउट ऑफ द ऑर्डर, डिलेज इन रिसिप्ट। अब यहां पे दो चीज और है, आउट ऑफ द ऑर्डर। जैसे सपोज करिए कि डिले मतलब होता है लेट। अगर हम सपोज कीजिए कि हमसे कोई कस्टमर है जो हमको बोला था कि हाँ भाई 10 तारीख को आपको माल हमें दे देना है, और हम 10 तारीख के बजाय उसके यहाँ 12 तारीख को हम माल पहुँचाने गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमें रिटर्न कर देगा, क्योंकि उसका जो टाइम था, उसका जो टाइम पीरियड में उसको यूज करना था, वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो उस प्रोडक्ट को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। उसके बाद है आउट ऑफ द ऑर्डर। हो सकता है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति, जो कस्टमर है जो हमारा प्रोडक्ट हमसे ऑर्डर करा था, उस व्यक्ति को उतना जरूरत नहीं था, तो उस केस में भी वो आपको आकर रिटर्न कर सकता है। और भी ढेर सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से आपका प्रोडक्ट रिटर्न होगा। बस आपको ये समझना है कि आप किसी व्यक्ति से माल खरीदे हैं और किसी भी वजह से अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न होगा। अब यहाँ पे सिंपल चीज, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैंने माल खरीदा और मैं ही रिटर्न करूं तो मेरे लिए परचेज रिटर्न होगा, और मैंने किसी से माल सेल किया और वो मुझे रिटर्न करेगा तो वो सेल्स रिटर्न होगा। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है मैं आपको इससे आगे बताता हूं। अब आगे देखिए, अब पहले जानते हैं सेल्स। परचेज समझ गए, परचेज रिटर्न समझ गए। अब पहले सेल पढ़ा दूं, उसके बाद मैं सेल्स रिटर्न पे आता हूं। तो चलिए, सेल पे कह रहा है द एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर गुड्स, सर्विस और अदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल। In an accounting, sales refer to a company's revenue earned from the sale of products or service। ऐसे समझिए कि किसी भी व्यवसाय में किसी भी गुड्स या सर्विस को सेल करने से हमें कुछ बदले में पैसा मिलता है और हम गुड्स और सेल करते हैं। सिंपल एक लाइन में कि आय अर्जित करने के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति से बेचते हैं और वो हमें पैसा देता है, इसी को हम सेल कहते हैं। किसी भी व्यवसाय में जो गुड्स या सर्विस बेचा जाता है, किसी को पैसे लेकर उसको दिया जाता है, उसी को हम सेल करते हैं। और ये जो सेल होता है ये भी दो तरह का होता है, और ये दो तरह का होता है, ये कौन कौन होता है, तो बस सेल को आप दो पार्ट में बांट दो। सेल्स दो पार्ट में बटेगा। एक होता है आपका कैश सेल्स, दूसरा होता है आपका क्रेडिट सेल्स। वही बात है, यदि मैंने किसी कस्टमर से माल बेचा, उसी समय वो मुझे पेमेंट कर दिया तो ये हो जाएगा कैश सेल्स। और मैंने किसी कस्टमर से माल बेचा और वो पैसे उस समय नहीं, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने के बाद अगर पेमेंट करेगा तो इसे बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। और ये टोटल जो होता है इसे बोला जाता है टोटल सेल, टोटल सेल या टर्न ओवर भी कहा जाता है इसे।
जैसे सपोज कीजिए कि यदि आपसे पूछा जाए आप एक दिन में 50,000 रुपए का नगद और 1,00,000 रुपए का उधार माल सेल किया, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपने कैश सेल कितना किया तो आपको बोलना है 50,000। अगर आपसे पूछा जाए क्रेडिट सेल आपने कितना करा तो बोलना है 1,00,000। और अगर आपसे पूछा जाए टोटल सेल या आपका टर्नओवर कितना हुआ तो आपको बोलना है 1,50,000। यानी टोटल जो हम उधार और नगद मिलाकर प्रोडक्ट को सेल करते हैं इसे बोलते हैं टर्न ओवर या टोटल सेल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो हमारा है उसका नाम है सेल्स रिटर्न। अब ये सेल्स रिटर्न क्या होता है इसे समझते हैं। तो टॉपिक का नाम है सेल्स रिटर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय वापसी। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न, नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्स रिटर्न होता क्या है। सेल्स रिटर्न इज द रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज बाय कस्टमर टू द सेलर ड्यू टू मेनी रीजंस। ध्यान से सुनिएगा, सेल्स रिटर्न इज द रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट और कमोडिटीज। प्रोडक्ट और कमोडिटीज का मतलब होता है माल, बाय कस्टमर्स टू द सेलर ड्यू टू मेनी रीजंस। जब मैंने आपको परचेज रिटर्न पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बोला था कि यदि मैं कस्टमर हूं और मैं गुड्स को प्रोडक्ट को परचेज करके किसी भी रीजन से यदि मैं किसी सामने वाले सप्लायर को रिटर्न करूं तो वहां पे मेरे लिए होगा परचेज रिटर्न। अब यहां पे क्या है, यहां पे है कस्टमर के द्वारा सप्लायर को यानी सेलर को जो प्रोडक्ट सेल किया जाए तो उस सेलर के लिए वो हो जाता है सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। ऐसे समझिए कि मैं सप्लायर हूं और आप कस्टमर हो। अब आप कस्टमर हो, मैं सप्लायर हूं, आप मेरे पास आते हो, बोलते हैं कि हाँ जी मैंने आपसे ये गुड्स खरीदा था, इसमें कुछ डैमेज हो चुका है या फिर इसका डेट एक्सपायर कर चुका है, बहुत सारा रीजन है, किसी भी रीजन की वजह से आप वो प्रोडक्ट अगर आप हमें वापस करते हैं तो वो हमारे लिए होता है सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। वही चीज यहां कह रहा है, सेल्स रिटर्न इज द रिटर्न of product or commodities by customers to the seller due to many reasons, but usually within some agreed time period and due to the condition of the product and customer satisfaction. This sales return is account differently from the seller and buyer perspective. अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेल्स रिटर्न होता है ये कस्टमर यानी जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग नज़रिए से देता है। हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई ऐसा कस्टमर है जिसको वास्तव में प्रोडक्ट लेना नहीं था तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है। अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है तो क्या है, थोड़ा सा भी, अब होता है ना किसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी उसको नुकसान निकालना है तो वो उस चीज़ को करके रिटर्न कर देता है। तो व्यापार में अकॉर्डिंग टू लॉ आपको लीगली अगर वो बताता है कि हाँ जी मैं आपका प्रोडक्ट इस रीजन से आपको प्रोडक्ट वापस कर रहा हूँ तो आपको करना पड़ेगा, वहाँ पे आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ सेल्स रिटर्न। अब है सेल्स रिटर्न के रीजन, कह रहा है देयर मे बी काउंटलेस रीजन फॉर सेल्स रिटर्न बट सम ऑफ द कॉमन रीजन आर। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बहाना बनाना हो प्रोडक्ट को रिटर्न करने का तो ढेर सारे रीजन्स हैं, लेकिन कुछ कॉमन रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है गुड्स आर डिफेक्टिव। यदि गुड्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ चुका है तो उस केस में गुड्स रिटर्न होगा। गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। अब जो हमारा कस्टमर है उसका जो नीड है, उसकी जो आवश्यकता है, उसके अलावा अगर हम उसके हिसाब से अगर गुड्स नहीं देंगे तो वो क्यों रखेगा, तो उस केस में भी वो हमें वापस करेगा। गुड्स आर शिफ्ट टू लेट टू द कस्टमर। अब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए था 10 तारीख को और उसके यहाँ प्रोडक्ट पहुँचता है 15 तारीख को, तो लेट होने की वजह से अब कस्टमर का जो डेट था, जिस डेट को उसे प्रोडक्ट चाहिए था वो उस डेट पे नहीं पहुँचा, तो इस केस में भी वो प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। रॉन्ग प्रोडक्ट सेंड टू द बायर। रॉन्ग प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि जो कस्टमर है, जो खरीदार है, जो बायर है, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट ना भेजकर उसके जगह पे दूसरा प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, उस केस में भी वो सेल्स रिटर्न होगा। प्रोडक्ट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि। प्रोडक्ट भी ठीक है, ब्रांड भी ठीक है, सारा चीज़ ठीक है, सारा चीज़ सही है, बट वो जो कस्टमर है उसको जो प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, तो इस केस में भी हमारा प्रोडक्ट
वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये सब कॉमन रीजन है जिसके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट रिटर्न होता है, और इसे ही हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। देखिए यहां पे बोल रहा है देयर मे बी काउंटलेस रीजन्स फॉर सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न के ढेर सारे अनगिनत कारण हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारण होते हैं, कुछ कॉमन रीजन होते हैं जिसके वजह से जनरली प्रोडक्ट को वापस किया जाता है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि आप किसी दुकान के ऑनर हैं, आप किसी शॉप का ऑनर है, या आपका कोई मॉल है जिसमें ढेर सारा प्रोडक्ट सेल होता है। लाखों में कस्टमर आपके पास आते हैं, प्रोडक्ट खरीद के ले जाते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो किसी भी रीजन से आपको वो प्रोडक्ट वापस करते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज करिए कि कोई आपके मॉल से कोई शू जो है खरीद कर ले गया। अब खरीद कर शू ले गया, उसको ले जाने के बाद उसको घर पे पता चला कि वो शू जो है फटा हुआ है। तो उस प्रोडक्ट में, उस जूते में प्रॉब्लम था, क्वालिटी उसका जो डिफेक्टिव था यानी जो फटा हुआ था, तो इस केस में तो वो प्रोडक्ट रखेगा नहीं, तो वो आ करके आपको वापस करेगा। तो ये एक रीजन है जिसके वजह से प्रोडक्ट वापस किया जाता है। दूसरा, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स। ये जो कस्टमर है ये आपसे मांगा था कि हाँ मुझे 9 नंबर का जूता चाहिए, और आप जो है आप उसको 7 नंबर का जूता दे दिए। अब वो 9 नंबर का शू आपसे ऑर्डर किया था, आपने उसे दे दिया। अब उस समय संयोगवश वो उस समय चेक नहीं करा, वो घर पे गया तो उसने चेक करा, तो उसमें पता चला कि भैया मुझे तो लेना था 9 नंबर और मिल गया 7 नंबर। यानी उसका जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस में वो आपको रिटर्न करेगा। गुड्स आर शिप्ड टू लेट द कस्टमर। अब यहाँ पे ऐसे देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपके यहाँ कोई कस्टमर है जो ऑनलाइन ऑर्डर करा था। अब वो प्रोडक्ट ऑर्डर करा था, तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट को आपको भेजना था। जैसे सपोज कीजिए उसने डेट मेंशन किया था कि मुझे 15 तारीख को चाहिए, मतलब चाहिए। अब उस व्यक्ति को वो शू पहन के बारात में जाना था। अब सपोज कीजिए कि आप उसको लेट से भेज रहे हैं, तो आपके जूता लेट जाने के कारण कोई व्यक्ति अपना शादी का डेट नहीं बढ़ा लेगा। शादी का तो जो डेट है उसी डेट पे शादी होगा। अब उस शादी में उसको बारात में उस शू को पहन के जाना था, लेकिन आपका प्रोडक्ट उस डेट तक पहुंच नहीं पाया। तो इस केस में, इस रीजन में भी आपका प्रोडक्ट क्या है, वापस कर दिया जाएगा। तो एक ये भी कारण है कि भैया अगर आप किसी को प्रोडक्ट लेट से देते हैं तो भी आपका प्रोडक्ट क्या होता है, सेल्स रिटर्न हो जाता है, यानी वापस कर दिया जाता है। रॉन्ग प्रोडक्ट सेंड टू द बायर। अब सपोज कीजिए कि आपके यहाँ कोई ऑर्डर किया था जूता का, शू का, और आपने उसे हवाई चप्पल भेज दिया। तो जो आप प्रोडक्ट चाहिए था वो आपने भेजा नहीं, कोई गलत प्रोडक्ट भेज दिया, उस केस में भी रिटर्न होता है। प्रोडक्ट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। अब जैसे कोई व्यक्ति एकदम अच्छे से कलर की, भैया मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था, मुझे ये बंधा हुआ चाहिए था, ये डिजाइन चाहिए था, इसका साइज इतना होना चाहिए, 9 नंबर होना चाहिए था, ये सारा चीज़ वो अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको रखा हुआ था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपने उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को नहीं भेजा, आपने कोई उसमें थोड़ा सा, जैसे सपोज कीजिए कलर ही आपने ब्लैक के जगह पे ब्लू कर दिया या ब्राउन कर दिया, तो वो उसके हिसाब से नहीं रहेगा, तो उस केस में भी आपको वो प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। तो ये सब कॉमन रीजन है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट रिटर्न किया जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यदि किसी कस्टमर को प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो अनगिनत बहाने हैं जो बनाए जा सकते हैं, लेकिन जनरली यही सारा रीजन है जिसके वजह से प्रोडक्ट रिटर्न होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सेल्स रिटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।